हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं आवर्त सारणी का वर्गीकरण, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो आवर्त वर्गीकरण है इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आवर्त जो आया था वह व्यवस्था आवर्त सारणी पर कहते हैं किसको दोस्तों, उसको हम अध्ययन करेंगे। वह व्यवस्था जिसमें समान गुण वाले पदार्थ निश्चित अंतरालों के बाद पुनः आ जाते हैं, आवर्त वर्गीकरण या आवर्त प्रवर्धन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था रसायन शास्त्र को आसान, सुगम और पारदर्शी तरीकों से अध्ययन करना। तो तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं और यह त्रिक बनते हैं। तो उदाहरण के लिए ये सभी तत्व धातु हैं। वे सभी जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और उन सभी की संयोजकता एक होती है। तो दूसरा त्रिक है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम तत्वों के एक समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं और यह त्रिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए ये सभी तत्व धातु हैं। उन सभी ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय है और इन सभी तत्वों की संयोजकता दो होते हैं। तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये दोस्तों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक समान रासायनिक गुणधर्म वाले होते हैं जो त्रिक बनाते हैं। ये तीनों, ये सभी तत्व वो धातु हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी तत्व वो धातु हैं। ये सभी तत्व जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं और इन सभी तत्वों की संयोजकता एक होती है। तो दोस्तों, यह जो त्रिक सिद्धांत दिया था डोबेर राइनर के वर्गीकरण की सीमा थी कि वह उस समय ज्ञात सभी तत्वों के समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को त्रिक के रूप में क्रमायोजित करने में असफल था। उस समय ज्ञात तत्वों से डोबेर राइनर केवल 3 त्रिकों की ही पहचान कर सके, इसलिए तत्वों का उनका वर्गीकरण असफल हुआ। तो दोस्तों, त्रिक सिद्धांत के बाद आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। दोस्तों, न्यूलैंड का अष्टक नियम 1864 ईस्वी में न्यूलैंड्स ने उस समय ज्ञात तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में संयोजित किया। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम के अनुसार जब तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में क्रमायोजित किया जाता है तो 8वें तत्व एक निश्चित तत्व से प्रारंभ करके गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म में पुनरावृत्ति होते हैं। तो दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टक के नियम की निम्नलिखित सीमाएं थे। अष्टकों का न्यूलैंड का नियम केवल कैल्शियम तक ही सीमित था। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व गुणधर्म पहले तत्व गुणधर्म के समान नहीं होते थे। अतः अष्टकों के न्यूलैंड का नियम केवल हल्के तत्वों के साथ अच्छी तरह कार्य करता था। तो दोस्तों, त्रिक सिद्धांत के बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, लेकिन वह भी उतना कारगर नहीं हुआ। तो दोस्तों, उसके बाद आया मेंडलीव का तत्वों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण को पढ़ते हैं तो 19वीं सदी में तत्वों के वर्गीकरण की अनेक कोशिश हुई, लेकिन 19वीं सदी के मध्य में रासायनिक यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा मेंडलीव ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम 1869 कहते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का मेंडलीव के उस समय ज्ञात सभी तत्व 63 को थे। बढ़ते एवं परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्षैतिज पंक्ति
परंतु इस प्रकार में क्रमायोजित किया कि समान है। तो दोस्तों जब मेंडलीव साहब आए थे उस समय ये पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। तो दोस्तों इसमें है गुण धर्मों वाले तत्व एक ही खरे कॉलम या समूह या वर्ग में सीधे एक दूसरे के नीचे आते थे। समूह या वर्ग में तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए मेंडलीव द्वारा प्रयुक्त गुणधर्म उनके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड के समान सूत्र थे। तो दोस्तों यही है तत्वों के आवर्त सारणी जो प्रथम बार मेंडलीव साहब ने प्रस्तुत किए थे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी आने से लाभ। तो दोस्तों जब मेंडलीव साहब का यह आवर्त नियम आया तो उससे बहुत सुविधाजनक अध्ययन करने में सहायता मिला। तो फर्स्ट है तत्वों के सुविधाजनक अध्ययन में यह बहुत लाभदायक हुआ। दूसरा पॉइंट है नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी करने में। तीसरा है तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में। चौथा है वास्तविक परमाणु भारों को ज्ञात करने में ये बहुत सारणी लाभदायक हुए। और मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं ये थे, वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाया। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं दे सके। दूसरा पॉइंट है तत्वों के समस्थानिक के लिए आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं था। ये दोष है दोस्तों। तीसरा दोष है एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, अतः यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा दोष है मेंडलीव के आवर्त सारणी का। चौथा है कुछ समय गुणधर्मों वाले तत्वों को विभिन्न समूहों में रखा गया, जैसे Cu, Ag, Hg, Ag और Tl, Au और Pt को अलग रखा गया। इसी प्रकार कुछ तत्व जो गुणों में विभिन्नता रखते हैं और उन्हें एक साथ रखा गया, जो समूह 8 में तीन तत्वों को एक साथ रखा गया जो गुणधर्मों से भिन्न है। इसी प्रकार कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्षार धातुओं के साथ समूह 1 में रखा गया है, जो रासायनिक रूप से यह भिन्न है। पांचवा है धातुओं और अधातुओं को इस आवर्त सारणी में अलग से नहीं रखा गया। तो दोस्तों ये भी मेंडलीव का आवर्त सारणी उतना सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों मेंडलीव के आवर्त सारणी के बाद एक आधुनिक आवर्त सारणी आया जो मोजले साहब ने 1913 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यह मोजले की खोज थी कि परमाणु क्रमांक तत्व का अधिक मौलिक गुण है। यह आधुनिक आवर्त नियम का लाया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। यह सारणी मेंडलीव की सारणी के सभी दोषों को दूर करती है। तो दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी के सभी दोषों को दूर करता है। तो समूह 1 और समूह 2 तथा सम 13 से 17 में समान तत्व प्रारूपिक तत्व या प्रतिनिधिक तत्व होते हैं, जो समान तत्व में सभी अंदरूनी कक्षा इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे होते हैं। केवल सबसे बाहरी कक्षा अपूर्ण होता है। तो समान तत्वों के समूह विशेष के सभी तत्वों में उनके परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है। तो दोस्तों दूसरे शब्दों में समूह या वर्ग में सभी तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं और समान गुणधर्म को दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट है समूह या वर्ग 3 से समूह 12 के। दोस्तों समूह 3 से समूह 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में बाह्यतम कक्षा के साथ साथ बाह्यतम सेल में लगा हुआ कक्षा अपूर्ण होते हैं और इलेक्ट्रॉन से भरने की प्रक्रिया होती है।
तो दोस्तों इससे भरने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 57 से 71 के तत्व लेंथेनाइड श्रेणी कहलाते हैं, क्योंकि इनका पहला तत्व लेंथेनम और परमाणु क्रमांक 89 से 103 तत्व को एक्टिनाइड श्रेणी कहलाते हैं, क्योंकि इनका पहला सदस्य एक्टिनियम है। समान गुणधर्मों वाले तत्वों की ये दो श्रेणियां हैं और आवर्त सारणी में सबसे नीचे अलग दो पंक्तियों में रखा गया है ताकि आवर्त सारणी एक ही पृष्ठ में आ सके। तो दोस्तों आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप की विशेषता क्या है? जब आवर्त सारणी आ गए उसके कुछ विशेषता है। तो जैसे फर्स्ट विशेषता है, इस आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों की आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों जो 36 पंक्ति है उसे आवर्त कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति है उसे वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है और 7 आवर्त है। तीसरा गुणधर्म है समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया। यही कारण है कि समूह के तत्वों के समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। चौथा है आवर्त संख्या आवर्त तत्व की अधिकतम मुख्यतः क्वांटम संख्या n को दर्शाती है। प्रत्येक आवर्त यह दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। तो दोस्तों एक नोट है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, वह अति लघु आवर्त कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अति लघु आवर्त किसे कहते हैं? तो दोस्तों अति लघु आवर्त में 2 तत्व होते हैं, वो अति लघु आवर्त कहलाता है। दूसरा पॉइंट है दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, वह लघु आवर्त कहलाता है। तीसरा पॉइंट है तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, वह लघु आवर्त कहलाते हैं। चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं, वह दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। पांचवा होता है पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, वह दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। और दोस्तों छठे आवर्त में 12 तत्व होते हैं, वो अति दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। और 7वें आवर्त में शेष अन्तत्व होते हैं जो वह अपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट आवर्त में 2, सेकेंड में 2, थर्ड में 8, फोर्थ में 8 और 5 में 32। इसी तरह दोस्तों आगे 6 तक रहता है और 7वें आवर्त जो अपूर्ण होते हैं। और 5वां है इस आवर्त सारणी में 6वें एवं 7वें आवर्त को क्रमशः लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के रूप तत्व नीचे अलग रखे गए हैं। तो दोस्तों जो आवर्त सारणी 6वें और 7वें आवर्त है उसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 14 तत्व नीचे अलग से रखे गए हैं। तो दोस्तों आवर्त की मुख्य विशेषता है, जो आधुनिक आवर्त सारणी आए उसके मुख्य विशेषता क्या क्या है वह अब देखेंगे। तो फर्स्ट विशेषता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर तत्वों के धात्विक गुण कम होते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों के धात्विक गुण कम होते हैं और अधात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। सेकेंड विशेषता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं तत्वों की रासायनिक सक्रियता पहले से घटती है और फिर बढ़ती है। तीसरा विशेषता है तत्व की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर यह घटते हुए 0 हो जाती है। चौथा विशेषता है संयोजी इलेक्ट्रॉन
की संख्या बाएं से दाएं 1 से 8 तक बढ़ती है। और पांचवा विशेषता है सामान्यतः बाएं से दाएं तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। छठा विशेषता है बाएं से दाएं तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। नेक्स्ट है बाएं से दाएं तत्वों के आयन विभव का मान बढ़ता है। और आठवां है बाएं से दाएं तत्वों का आकार और परमाणु त्रिज्या घटती है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की मुख्य विशेषता क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट मुख्य विशेषता है शीर्ष से नीचे की ओर तत्वों के धात्विक गुण बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे शीर्ष से नीचे की ओर तत्वों के धात्विक गुण क्या होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ते हैं। सेकेंड है धात्विक तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता शीर्ष से नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि अधात्विक तत्वों का यह गुण शीर्ष से नीचे की ओर घटता है। तीसरा विशेषता है किसी विशेष वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होती है। चौथा विशेषता है एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो दोस्तों सभी तत्व जो होता है जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। और पांचवा विशेषता है दोस्तों शीर्ष से नीचे की ओर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटती है। छठा विशेषता है सामान्यतः एक समूह के इलेक्ट्रॉन उदासीनता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। सातवां विशेषता है तत्वों के आयन विभव का मान शीर्ष से नीचे की ओर घटता है। और आठवां विशेषता है शीर्ष से नीचे की ओर परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ते जाता है। तो दोस्तों नोट के रूप में अध्ययन करते हैं जो बहुत वीवीआई है, जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों संयोजकता क्या किसे कहते हैं? संयोजकता प्रत्येक लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। जैसे सोडियम की संयोजकता 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्युमिनियम का 3 है, सिलिकॉन का 4 है, फास्फोरस का 3 है, सल्फर का 2 है, क्लोरीन का 1 है और आर्गन का 0 है। तो दोस्तों बाएं से चलते हैं तो 4 तक जाता है और फिर 0 तक घटते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आवर्त सारणी के किसी समूह या वर्ग के सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है। उदाहरण आवर्त सारणी समूह 1 के सभी तत्व जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनके परमाणु में संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों समूह 18 तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम शेल से ही इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे होते हैं। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों को त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसके कारण समूह 18 तत्व को शून्य संयोजक और अनअभिक्रियाशील कहते हैं। तो दोस्तों समूह 18 जो होते हैं वो उसका बाह्यतम शेल पहले से ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण भरे होते हैं, जिससे यह न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इसी के कारण समूह 18 को शून्य समूह कहा जाता है और यह अनअभिक्रियाशील समूह होते हैं। तो दोस्तों तत्वों के मुख्य तत्व जो विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अभी तक कुल खोजे गए तत्वों की संख्या टोटल 118 है, जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 80 है। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितना होता है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 80।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों की संख्या कितना है? तो दोस्तों प्राकृतिक रूप से 80 है और कृत्रिम रूप से 27 है। नेक्स्ट है धात्विक तत्व की संख्या कितना है? तो दोस्तों धात्विक तत्व की संख्या 90 है और अधात्विक तत्व की संख्या कितना है? तो दोस्तों अधात्विक तत्व की संख्या 22 है। अगला है पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन है? तो दोस्तों ये बार बार पूछे जाते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन है? तो दोस्तों सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। और नेक्स्ट पॉइंट है सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? तो दोस्तों सबसे हल्का धात्विक तत्व लिथियम है, लेकिन हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है तरल धात्विक तत्व कौन है? तो दोस्तों एक ऐसा धातु जो तरल के रूप में पाया जाता है वह कौन है? दोस्तों पारा है। नेक्स्ट पॉइंट है वह धातु जो विद्युत की सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों वह धातु जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वह चांदी है। वह धातु जो विद्युत का दूसरा अच्छा चालक है, तो दोस्तों चांदी के बाद जो दूसरा अच्छा चालक है वह तांबा है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक अघात वर्धक धातु कौन है? तो दोस्तों सबसे अधिक आघात वर्धक धातु सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय श्रेष्ठ चालक तत्व कौन है? तो दोस्तों द्वितीय श्रेष्ठ चालक कॉपर है, जो तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक और धात्विक क्रियाशील तत्व कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक और धात्विक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धात्विक तत्व कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धात्विक तत्व सीजियम है। नेक्स्ट है सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व हीलियम है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व फ्लोरीन है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक गैसीय तत्वों का समूह कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक गैस जो होता है वह शून्य समूह में पाया जाता है, जिसे 18 समूह या शून्य समूह कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दोस्तों मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला है केरोसिन के तेल में रखने वाला तत्व कौन है? दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केरोसिन के तेल में कौन तत्व रखे जाते हैं? तो दोस्तों सोडियम को रखे जाते हैं। अगला पॉइंट है ओस्मियम सबसे भारी धातु है। तो दोस्तों ओस्मियम एक सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है। यह काफी विषाक्त तत्व है जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों पारा एक ऐसा मात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाए जाते हैं और ये बहुत जहरीला होता है जो मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव डालता है। अगला है फ्लोरीन को प्रायः दंत पेस्ट में फ्लोराइड आयन रूप में मिलाया जाता है। तो दोस्तों जो हम टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं उसमें फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हीलियम का क्वथनांक अन्य तत्वों की अपेक्षा सबसे कम होती है। तो दोस्तों हीलियम का क्वथनांक अन्य सभी तत्वों से सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों फ्लोरीन तथा क्लोरीन पानी आपूर्ति में कीटनाशक गुण के कारण प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कीटनाशक के रूप में किस
तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फ्लोरीन तथा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है कीटाणुयुक्त जल को साफ करने में। नेक्स्ट पॉइंट है सीजियम का प्रयोग। सीजियम का प्रयोग परमाणु घड़ियों में किया जाता है। तो दोस्तों अगर पूछे परमाणु घड़ियों में किसका प्रयोग किया जाता है तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है शुद्ध सिलिकॉन अर्धचालक है और इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों के सूक्ष्म आंतरिक परिपथ आईसी बनाने में आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में आईसी सूक्ष्म आंतरिक परिपथ जैसे आईसी बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है हीरा कार्बन का सबसे सख्त प्राकृतिक पदार्थ है। और नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है। अगर ये क्वेश्चन पूछे दोस्तों वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन गैस पाया जाता है तो दोस्तों वह नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और अगला पॉइंट है फेनासियम एवं सीजियम में आयनीकरण की क्षमता न्यूनतम होती है। तो दोस्तों फेनासियम एवं सीजियम में आयनीकरण की क्षमता न्यूनतम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भूपट्टी में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन तत्व पाए जाते हैं तो दोस्तों एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हीलियम तथा फ्रेंसियम क्रमशः सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा परमाणु है। नेक्स्ट है बोरॉन का परमाणुक मान न्यूनतम होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों परमाणुक मान किसका सबसे कम होता है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरॉन। अगला पॉइंट है चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो दोस्तों चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। और नेक्स्ट पॉइंट है एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। तो दोस्तों एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो बहुत आसानी से और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम सबसे हल्का धातु है, इसका घनत्व 0.54 सेमी क्यू होता है। तो दोस्तों ये अगर पूछे सबसे हल्का धातु कौन है तो दोस्तों सबसे हल्का धातु लिथियम है जिसका घनत्व 0.54 सेमी क्यू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले सकरण धातु है। तो दोस्तों लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला सकरण धातु है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों H+ तथा CS+ क्रमशः सबसे छोटे तत्व तथा सबसे बड़े धनायन है। नेक्स्ट है दोस्तों सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। दोस्तों सीजियम जो होता है वह सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है तो दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। तो हेलो दोस्तों, अभी हम आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखें जो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे दोस्तों। तो बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले भारी धातु कौन है तो दोस्तों प्राकृतिक तौर पर सबसे भारी धातु हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से सर्वाधिक घनत्व किसका होता है तो दोस्तों सर्वाधिक घनत्व हीरा का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक तत्व की आणविक संख्या 13 तथा द्रव्यमान संख्या 27 है तो दोस्तों इसके नाभिक में उपस्थित
न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14। तो दोस्तों आणविक संख्या से अगर द्रव्यमान संख्या घटा दिया जाए दोस्तों तो न्यूटन की संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों 27 में अगर 13 हम घटा देते हैं तो न्यूटन की संख्या प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो हम घर में लिखते हैं पेंसिल, उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है जो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन का रूप नहीं है? तो दोस्तों कार्बन का रूप हेमाटाइट नहीं है, यह एक हेमाटाइट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, गोबर गैस का मुख्य अंश क्या है? तो दोस्तों गोबर गैस का मुख्य अंश मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो एक्टिव विकिरण युक्त गैस कौन सी है? तो दोस्तों रेडियो एक्टिव विकिरण रेडॉन है, आरएन है, जिसका संकेत आरएन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पेट्रोल से लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर घर में कहीं पेट्रोल से आग लग गया है, उसे कैसे बुझाएंगे? तो दोस्तों उसे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हम बुझाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म अग्निशमन यंत्र में होता है। तो दोस्तों सूक्ष्म अग्निशमन यंत्र में ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, नो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेत तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और 10वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से जमावरोधी के तौर पर ऑटोमोबाइल इंजन में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑटोमोबाइल में जो जमावरोधी का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोन। इथाइलिन ग्लाइकोन का प्रयोग ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है जिससे पानी जमा नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और 12वां क्वेश्चन है, समूह 13 के तत्व दर्शाते हैं। तो दोस्तों समूह 13 के तत्व आयन प्लस 3 आयन ऑक्सीकृत स्थिति में दर्शाते हैं। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, नील्स बोर ने की थी। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्लोराइड सबसे अधिक एसिडिक है? तो दोस्तों निम्न इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए, ऑप्शन नंबर ए, PCl3 सबसे ज्यादा अधिक एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, डी ब्लॉक के तत्व का रंग किस कारण होता है? तो दोस्तों डी ब्लॉक का रंग का कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वह ऊर्जा को डी में संक्रमित कर अवशोषित करते हैं। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घ आवर्त सारणी में SP, D और F ब्लॉक होते हैं। इनमें से कौन से ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातु पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पी ब्लॉक में। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोरीन की जल के साथ नीचे दी गई अभिक्रिया का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन O2 में होगा। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कक्षाओं में वितरण जिसे बोहर ने दर्शाया था। तो
तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कक्षाओं में जो बोहर ने दर्शाया था उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, के में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन और एल में हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 18 का सी। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसमें पोटेशियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो दोस्तों क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 8 7। तो क्लोरीन का 17 परमाणु संख्या होता है दोस्तों, तो 2 8 7 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, कठोर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। तो दोस्तों 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं क्या है दोस्तों, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जैसे बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एवं सल्फेट वाले जल को कठोर जल कहते हैं। यह भी सही है दोस्तों। कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। यह भी सही है दोस्तों, कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। और तीसरा है दोस्तों, कठोर जल बॉयलर के लिए हानिकारक होता है। यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। इसका मतलब ए बी सी डी उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कठोर जल बॉयलर के लिए हानिकारक होता है क्योंकि कठोर जल जो होता है बॉयलर के लिए क्यों हानिकारक होता है दोस्तों? तो दोस्तों बॉयलर के लिए इसलिए हानिकारक होता है क्योंकि कठोर जल बॉयलर के भीतर जम जाता है। इस प्रकार बॉयलर की कार्य क्षमता में ह्रास हो जाता है, इसलिए कठोर जल का प्रयोग बॉयलर में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल शुद्धिकरण यंत्र में पराबैंगनी किरणों की क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों जल के शुद्धिकरण में पराबैंगनी किरणों की विशेषता होती है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए। यह जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मार देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24, कठोर जल से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कठोर जल होता है जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम हटाने की प्रक्रिया को जल मृदुकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में शुद्ध सोडियम क्लोराइड मिलाने पर मिश्रण का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों जल में सोडियम सिलिकेट मिलाने पर मिश्रण का पीएच मान निष्कर्ष रहता है, कोई परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपधातु होते हैं। तो दोस्तों उपधातु वो होते हैं जिसमें ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो दोस्तों आवर्त सारणी में सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कार्बन है, जो सर्वाधिक यौगिक बनाते हैं। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, O2 में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों O2 में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवर्त गुण नहीं है और आवर्त तालिका में एक जगह से दूसरे जगह घूम रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियोधर्मता, जो आवर्त सारणी में नहीं है लेकिन एक दूसरे जगह घूम रहा है। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक संक्रमित धातु है? तो दोस्तों 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज एक संक्रमित धातु है। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों,
आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डेश की संख्या समान होगी। तो दोस्तों आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डेश की संख्या समान होती है। तो दोस्तों कोषों की संख्या समान होती है। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? तो दोस्तों आवर्त नियम जो दिया वह ऑप्शन नंबर डी डेमेत्री मेंडलीफ ने दिया था। 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? तो दोस्तों संक्रमण धातु ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियम नहीं है। बाकी एक्टिनियम, अजमियम, बोरेनियम संक्रमण धातु है। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा, अपकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।